सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दैट इज आइडल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये मधुबन बुक से ही लिया गया है, जो कि इसके पॉइंट्स बनाए गए हैं। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है द प्रेम्बल, हम प्रेम्बल के बारे में जानेंगे कि प्रेम्बल क्या होता है। फिर है की फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स भी होते हैं, हम उनको भी देखेंगे। फिर आती है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये भी जानेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, ये सब जो है हम अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर है आइडल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आइडल, आइडल हम उसको मानते हैं जिस मतलब जिसके तरह हम बनना चाहते हैं, या हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किसके लिए चुना। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में बोले तो संविधान होता है, ठीक है, जिसमें सारे लॉज जो रहते हैं, मतलब कि रिटन लॉज जो रहते हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन रिटन लॉज है, रिटन रिकॉर्ड है, जो कि हमारे कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाता है, या कंट्री के डेमोक्रेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज़रूरी रहता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहला अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस टॉपिक में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस द टॉप लीडर्स ऑफ आवर कंट्री फेल द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू रन आवर कंट्री डेमोक्रेटिकली। कंट्री हमारी कैसी है? हमारी कंट्री डेमोक्रेसी वाली कंट्री है, यानी इंडिया जो है, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है। तो इंडिया को डेमोक्रेसी बनाने के लिए, एक कंट्री को डेमोक्रेसी बनाने के लिए उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है? कंट्री को डेमोक्रेटिकली क्या कर दिया जाता है? प्रोक्लेम कर दिया जाता है, घोषणा कर दी जाती है उसकी। ठीक है, अब जो टॉप लीडर्स रहते हैं उस टाइम पर, तो वे क्या सोचते हैं कि कंट्री को डेमोक्रेटिकली बनाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होगी। अब कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होगी तो उसमें बनाने के लिए भी लोग चाहिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो लोग चाहिए थे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाने के लिए, तो उन लोगों को क्या कह दिया गया? उनकी असेंबली बनाई गई, जिसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई गई। फिर आते हैं बाद में, तो उस असेंबली में दो जो मेन लीडर थे और दो जो बाकी लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना काम दिखाया। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट माना गया। ठीक है, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, राजेंद्र प्रसाद को। फिर आते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनको एज आ चेयरमैन अपॉइंट करा गया ड्राफ्टिंग कमेटी में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाना था सबसे पहले। ड्राफ्ट बनाने के बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट में लाना था। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनके चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बन के कब तैयार हुआ, कितना टाइम लगा इसको? तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में 2 years 11 month और 17 days जो है वो लगे। अब ये कब बनकर, इसकी जो ड्राफ्टिंग थी वो तो 26 नवंबर को स्टार्ट हो, मतलब तैयार हो गई थी 26 नवंबर 1949। ये डेट आपको याद रखनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है वो बनकर तैयार कब हो गया था? तैयार तो हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को। इफेक्ट में कब लाया गया, यानी उसका जो इम्प्लीमेंट करा वो इम्प्लीमेंट कब लाया गया? 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम अब रिपब्लिक डे एज अ सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे इसीलिए ही मनाते हैं क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इफेक्ट में आया गया। ठीक है, और ये जो डेट्स हैं ये आपको याद रखनी है, ये दोनों डेट्स 26 नवंबर और 26 जनवरी, और इनके ईयर्स भी याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है, मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन प्रियम्बल में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, या एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं। तो प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंट्रोडक्शन इन विच इट्स बेसिक एम्स। ठीक है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? ये एक प्रियम्बल जो है ये इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इसमें बताए गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बेसिक एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रियम्बल में हमें ये बताए गए हैं। अब जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो जो स्टार्ट होती हैं वो प्रियम्बल के साथ ही स्टार्ट होती हैं। जैसे अभी हमें बताया गया कि
प्रेम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन बताता है। तो अब कंट्री क्या है हमारी, डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या चाहिए होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें प्रेम्बल चाहिए होता है। तो ये प्रेम्बल जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में रहता ही रहता है। अब द प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो मैंने बता ही दिया कि जो प्रेम्बल है ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इसके जो मेन फीचर्स है अब हम ये डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंट्रोडक्शन बताया जाता है प्रेम्बल, उसके फीचर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला फीचर जो है वो है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या होती है, सोवरेनिटी इज द सुप्रीम अथॉरिटी विद इन अ टेरिटरी। टेरिटरी क्या होती है, सबसे पहले टेरिटरी जानते हैं। तो टेरिटरी जैसे ये अगर इंडिया का मैप अगर ऐसे बनता है, ठीक है, तो ये इंडिया ऊपर से तो साउथ रीजन से दिखाते हैं, तो ये जो इसका एरिया है दिस इज कॉल्ड द टेरिटरी, यानी क्षेत्रफल, ठीक है, टेरिटरी। इन पॉलिटिकल थ्योरी सोवरेनिटी इज अ सबसिस्टेंस टर्म डिजाइन सुप्रीम लेजिटिमेट अथॉरिटी ओवर सम पॉलिटी। तो अब सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सोवरेनिटी का मतलब होता है कि जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल में ये बताया गया है इंडिया क्या है, इंडिया को सोवरेजन क्या है, कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया, इंडिया को सोवरेजन कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये सोवरेनिटी क्या है, सोवरेनिटी का मतलब है कि भाई इंडिया जो है वो एक्सटर्नल कंट्रोल से बिल्कुल फ्री है। जैसे हम क्या देखते हैं कि जो ब्रिटिश रूल हुआ करता था पहले, तो वो क्या था, वो कॉलोनियल टाइम था फॉर इंडिया, ठीक है। तो अब इंडिया जो है उससे फ्री है, तो एक्सटर्नल कंट्रोल यहाँ पे ब्रिटिश आ गए, ठीक है। अगर हम उस तरीके से एग्जांपल लेके चले तो अब क्या है, इंडिया क्या है, बिल्कुल फ्री है एक्सटर्नल कंट्रोल से। तो सोवरेजन का मतलब ये होता है, और ये अपनी गवर्नमेंट खुद चला सकता है, फॉर्मुलेट कर सकता है अपनी खुद की पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज भी ये अपनी बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सोवरेनिटी के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट के बारे में। सोशलिस्ट क्या है, सोशलिस्ट, इसमें हम क्या देखते हैं, ये कब ऐड करा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अमेंडमेंट एक्ट, ये अमेंडमेंट हुआ इसका 42 अमेंडमेंट हुआ इसका, कब, 1976 में। अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट होता है किसी भी चीज़ को चेंज करना। तो इसका कितनी बार अमेंडमेंट हुआ, 42 बार इसका अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, सोशलिस्ट का, जो कि टर्म दे रखी है इसमें सोशलिस्ट, ठीक है। अब सोशलिस्ट का मतलब क्या है, हमारी कंट्री जो है वो डिवाइडेड है, किसमें, रिच एंड पुअर्स में, ठीक है। हम ये देखते हैं रिच एंड पुअर्स में क्या है, हमारी कंट्री डिवाइडेड है। अब इसको क्या कह देते हैं हम, इस पूरी को हम कह देते हैं सोसाइटी, ठीक है। इस पूरी को हम क्या कह देते हैं, सोसाइटी। सोसाइटी यानी यहाँ पर वो वाली सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी का मतलब यहाँ पे है समाज से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो समाज है इसको हम कह देते हैं ये डिवाइड हुआ है किसमें, रिच एंड पुअर्स में, ठीक है। तो इस सोशलिस्ट टर्म को लाने के बाद जो है, या इस सोशलिस्ट टर्म का जो मतलब है वो है कि जो भी रिच एंड पुअर्स में जो डिफरेंस देखने को मिला है उसको हटाने का यहाँ पर ये सोशलिस्ट टर्म जो है वो काम करता है, ठीक है। रिच और पुअर या किसी भी तरीके की सोशल ग्रुप्स में जो भी डिस्क्रिमिनेट या जो भी हम देखने को मिलता है अंतर हमें, ठीक है, तो वो जो है उसको हटाने का काम करता है ये सोशलिस्ट टर्म, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा दूसरा फीचर है, ये है सेक्युलर। अब आते हैं हम सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, सेक्युलर का मतलब होता है, ये सेक्युलर को किस टर्म में हाईलाइट कर रखा है, सेक्युलर को हाईलाइट कर रखा है एक नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजियस बियास इन द कंट्री, यानी जितने भी रिलीजियस है हमारी कंट्री में उनको इक्वली ट्रीटेड करा जाए, इन द रिस्पेक्ट एंड विद द रिस्पेक्ट एंड पीपल बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजन्स एंजॉय सिमिलर राइट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लेके देखें तो एग्जाम्पल जैसे कि हमें यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है कि भाई देखो, जैसे रिलीजन के बेसिस पर बोला, रिलीजन, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाते हैं अलग अलग रिलीजन, ठीक है। कंट्री क्या है हमारी, डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। तो डाइवर्स कंट्री में सभी तरीके के सभी सोशल ग्रुप्स रहेंगे, सभी रिलीजन के क्या रहेंगे, लोग रहेंगे, ठीक है। तो उनके रिस्पेक्ट में क्या करते हुए ये जो सेक्युलर टर्म है उसको लाया गया, और इस सेक्युलर टर्म का मतलब बोला गया कि जितने भी रिलीजन के लोग हैं,
दे हैव सिमिलर राइट्स एंड एंजॉय, ठीक है, उनके पास सिमिलर राइट्स हैं, उनके पास सिमिलर मतलब उन्हीं सिमिलर राइट्स को लेकर वे इंजॉय कर सकते हैं, सबके पास सिमिलर होने चाहिए, इक्वल ट्रीटेड होना चाहिए, वो लॉ के सामने भी इक्वल ट्रीटेड होने चाहिए, उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए सभी रिलीजियस को, ठीक है। पीपल जो भी हैं किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। राइट्स जो है सबके लिए इक्वल होने चाहिए, सबके लिए सिमिलर राइट्स होने चाहिए। तो सेक्युलर टर्म आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर पर, जो कि प्रियम्बल का नेक्स्ट फीचर है, जिसका मतलब है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में देखें, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। लोक का मतलब क्या होता है? पीपल, लोग, ठीक है। तो अब उस लोक को देखते हैं हम, लोकतंत्र, ठीक है, और लोक का मतलब यानी ये पीपल्स, ठीक है। तो अब लोकतंत्र है यानी डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का राज, ठीक है। हम क्या करते हैं, इंडियन सिटीजन्स इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही आ जाता है कि जो इंडियन सिटीजन है इंजॉय करते हैं इक्वल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। दे इलेक्ट देयर लीडर हु मेक लॉज एंड आवर अकाउंटेबल टू द पीपल्स, ठीक है। अब डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, लोग अपना लीडर जो है खुद इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोकतंत्र कह देते हैं, यानी लोगों का राज। लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी से अपने लीडर को चूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं इलेक्शंस होते हैं, उन्हीं लीडर को हम क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर पार्लियामेंट में भेजते हैं, लोकसभा में भेजते हैं, एज अ प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखते हैं अपने लीडर को, ठीक है। एमपी एमएलएज हो गए, अपने लीडर को हम अपने आप इलेक्ट कर कर चूज करते हैं, ठीक है। और वो लीडर क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं हमारे अपने खुद के लोगों के लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वोट के थ्रू उनको अपना लीडर इलेक्ट करते हैं ना। तो वोट यानी वोट जो है वो किस में आ जाता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी 18 ईयर्स ओल्ड जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, दे कैन बी वोट, ठीक है, वो वोट दे सकते हैं, दे कैन गिव वोट, ठीक है। तो वे वोट दे सकते हैं, जो 18 ईयर्स के लोग हैं, 18 से अब वाले जो लोग हैं वो वोट दे सकते हैं। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है, अब हम रिपब्लिक को देखेंगे। द प्रेम्बल ऑल्सो स्टेट दैट इंडिया इज अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है स्वतंत्र, ठीक है। स्वतंत्र मतलब होता है इंडिपेंडेंट, तो रिपब्लिक का मतलब यही। तो इंडिया क्या है, इंडिया और इंडिया के स्टेट्स, ठीक है, जो क्या है, रिपब्लिक है, जिसका मतलब क्या है, जो स्टेट का हेड है, स्टेट का हेड होता है प्रेसिडेंट, और पूरे कंट्री का हेड होता है कौन, पूरे कंट्री का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब जो प्रेसिडेंट है ये इलेक्टेड होता है पीपल के द्वारा, ठीक है। 5 साल का इसका टर्म होता है, ठीक है। हर 5 साल में हम क्या देखने को मिलते हैं, हमें इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं इलेक्शन में हम क्या करते हैं, अपना प्रेसिडेंट चूज करते हैं और एज अपना प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे की फीचर्स ऑफ प्रियम्बल जो कि खत्म हो गए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने क्या पढ़े थे, की फीचर्स ऑफ द प्रियम्बल पढ़े थे। नाउ वी हैव टू कम ऑन द की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो आ जाता है फेडरलिज्म। सबसे पहला जो टॉपिक है वो आ जाता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, तो उसमें क्या जरूरत होती है, गवर्नमेंट की भी जरूरत होती है, ठीक है। गवर्नमेंट की जरूरत होती है। अब वो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे कंट्री में क्या है, एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, क्या है, एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है और एक स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, ठीक है। दोनों गवर्नमेंट क्या करती हैं, दोनों गवर्नमेंट के पास सेम यानी उनके जुरिस्डिक्शन के हिसाब से उनके पास पावर्स रहती हैं, ठीक है। स्टेट के पास उसकी पावर्स हैं और सेंट्रल के पास उसकी पावर्स हैं, तो दोनों के पास इक्वल राइट है, इक्वल पावर्स है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह देते हैं, ठीक है।
फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है जब कंट्री गवर्न हो रही हो टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट पर, जैसे कि अभी मैंने बताया यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होती हैं ये जो गवर्नमेंट होती हैं, जैसे हमने देखा यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोल रखा है, दे रखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, जो भी दोनों पार्टीज हैं दोनों के पास इक्वल राइट्स हैं अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन में, दोनों के पास इक्वल राइट्स हैं अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन में, ठीक है। अब जो यूनियन गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके पास उनकी खुद की लिस्ट होती है जैसे कि स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो अब ये स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट में ये बताया गया है कि स्टेट अपने किन किन हिस्सों में या किन किन चीज़ों में अपने आप इंडिपेंडेंस है, ठीक है। जैसे कि पुलिस सेक्टर में, जैसे कि पुलिस हो गए, ठीक है। स्टेट क्या कर सकता है, अपने खुद के जुरिसडिक्शन में पुलिस का अपना काम देख सकता है। यूनियन जैसे इंटरनेशनल ट्रेड हो गए और भी अदर थिंग्स हैं, ठीक है। तो इन सब में यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में ये बताया गया है, इनके जुरिसडिक्शन का काम बताया गया है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया फेडरलिज्म का मतलब। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने क्या देखी, अभी हमने देखी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम क्या देखेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज पीपल elect representative to the central assembly. This assembly to elected representative is called the parliament. अब देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अभी हमने पीछे देखा था कि हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। यही देखा था हमने कि अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक। अब जो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करा है वो इलेक्ट होकर कहाँ जाएंगे, जैसे मान लो जीत गए, ठीक है। तो वे इलेक्ट होकर कहाँ जाएंगे, अपनी असेंबली में जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर ये हमारे लिए क्या बनाएंगे, लॉज बनाएंगे, ठीक, लॉज बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो लोग आए हैं ये कहाँ से आए हैं, जो लॉज बना रहे हैं इस असेंबली में, तो ये लोग हैं जिनको हमने लीडर हमने अपना एज अ लीडर चूज कर इलेक्ट कर इस असेंबली में भेजा, ठीक। अब इस असेंबली को क्या कह देते हैं, सेंट्रल असेंबली कहते हैं इसको वैसे तो, ठीक है। अब इसका दूसरा नाम क्या है, पार्लियामेंट, सुना भी होगा कई बार, ठीक है। तो इसको हमने क्या कह दिया, पार्लियामेंट कह दिया, ठीक। तो इतना समझ में आया क्या होता है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट क्या करता है, लॉज बनाता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, अब सेपरेशन ऑफ पावर जो है 3 ऑर्गन्स है हमारे, ठीक है, जिनमें पावर जो है इक्वली डिवाइडेड है, ठीक। तब 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, 3 ऑर्गन्स हैं, जैसे कि पहला ऑर्गन लेजिस्लेचर, वेट, लेजिस्लेचर हो गया। दूसरा है हमारा क्या, एग्जीक्यूटिव, थर्ड है हमारा जुडिशरी, ठीक है। तो ये 3 ऑर्गन है हमारे, मेन 3 ऑर्गन्स है। इनमें क्या है, इनमें इक्वल जो है पावर सेपरेशन है, पावर डिवाइडेड है इक्वल इन देयर ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। आई होप यू हैव हियर दैट टर्म्स एंड हियर 3 ऑर्गन्स ऑफ आवर कंट्री जिसमें सेपरेशन है पावर्स का इक्वली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, लेजिस्लेचर का ही मतलब पार्लियामेंट है। लेजिस्लेचर का मतलब है जहां लॉ बनते हैं, ठीक है, जहां लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या हो गया, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में ही लॉ बनाए जाते हैं। अब अगर पार्लियामेंट को भी हम डिवाइड करें 2 हिस्सों में, तो पार्लियामेंट 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तब पार्लियामेंट बनती है इन दोनों का मिक्सचर करके, प्लस करके, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में क्या बैठते हैं, लीडर्स बैठते हैं जो हमने इलेक्ट कर भेजे हैं, ठीक है। तो लोकसभा यानी जनता और राज्यसभा जो कि स्टेट लेवल पर होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने लेजिस्लेचर देखा, लेजिस्लेचर क्या होता है,
ठीक है, फिर हम देखेंगे अब एग्जीक्यूटिव क्या होता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है, देखो भाई, जो लॉ बनाए गए हैं, कहाँ पर, लेजिस्लेचर में जो लॉ बनाए गए हैं, उन लॉज को इम्प्लीमेंट भी तो कराना पड़ेगा, तो वो काम करते हैं एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव में आ गए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जैसे आईएएस ऑफिसर होते हैं वो आ गए, आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो आ गए, मिनिस्टर्स आ गए, वो क्या कराएंगे, इम्प्लीमेंट कराएंगे जो लॉ बने हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव हमने देख लिया। जुडिशरी, अब क्या होता है, जो भी लॉ पास होता है, ठीक है, उसको लेकर क्या हो जाता है, कुछ करेंटली डिस्प्यूट्स भी चल जाते हैं लॉ को लेकर, कुछ लोग फेवर में होते हैं, कुछ लोग फेवर में नहीं होते उस लॉ के रिगार्डिंग। तो क्या होता है, इस लॉ के चलते कुछ डिस्प्यूट्स जो है क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये डिस्प्यूट्स जो है क्रिएट हो जाते हैं, तो इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए कौन आती है, जुडिशरी। जुडिशरी क्या कर सकती है, इन दोनों में इंटरप्ट कर सकती है, किसमें, लॉज में, और सॉरी, जुडिशरी जो है इंटरप्ट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जुडिशरी इंटरप्ट कर सकती है विद द गवर्नमेंट एंड विद देयर लॉज, ठीक है। तो इतना हमने देखा। अब जुडिशरी भी तो चाहिए ना, अगर कुछ मान लो क्रिएट्स हो जाते हैं डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग दैट लॉ, तो क्या होता है, जुडिशरी एबल रहती है उन दोनों के डिस्प्यूट्स को क्लियर कराने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जुडिशरी भी देख लिया, तो हमने यहाँ पर 3 ऑर्गन्स देख लिए, और हमने ये भी देख लिया कि किन किन के पास अपनी खुद की ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से पावर है, ठीक। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, दैट इज सेक्युलरिज्म, जो कि हमने अभी पिछला भी देखा था, सेक्युलर, ठीक है, वो उसी का ही पार्ट है। तो सेक्युलरिज्म क्या हो जाता है, सेक्युलरिज्म का मतलब हो जाता है, सेक्युलरिज्म इज अ वे ऑफ लिंग दैट थिंकिंग दैट रिजेक्ट्स रिलीजियस, ठीक है। सो इफ यू आर इनटू सेक्युलरिज्म, यू आर नॉट इनटू गुड गॉड, गोइंग टू चर्च, प्रेइंग और एनीथिंग होली। People who are secularists particularly believe that religious ideas and beliefs should have nothing to do with government affairs or public education. तो यहाँ पर आई होप सेक्युलरिज्म का मतलब भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम अपना जंप करते हैं, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं यानी ह्यूमन के राइट्स, जो कि हमें जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं हमारे, दैट आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। तो उनमें से कुछ फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला फंडामेंटल राइट जो है वो है फ्री राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी, हम अभी पूरे चैप्टर में क्या पढ़ते आ रहे हैं कि भाई इक्वेलिटी होनी चाहिए बिफोर द लॉ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द लॉ इक्वेलिटी होनी चाहिए, फिर चाहे वो रिलीजियस हो, फिर चाहे वो कास्ट हो, ठीक है, फिर चाहे वो रेसिज्म के ऊपर हो, इक्वेलिटी होनी चाहिए बिफोर द लॉ, ठीक है। डजेंट मैटर कि हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी हमारा जो रेसेस है उससे हमारा रेसेस जो है वो डिफरेंट है, डजेंट मैटर, इक्वेलिटी जो है वो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास राइट टू इक्वेलिटी है, हमारे पास जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है हम नहीं कर सकते। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अबॉलिश करता है किसको, अनटचेबिलिटी को। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, रिजर्वेशन सीट्स जो हैं वो जो अनटचेबल्स को दिलाई गई थी, ठीक है, उन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन जो है अनटचेबल्स के लिए करवाया गया था। तब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली सी बात है उन अनटचेबिलिटीज़ को भी अबॉलिश करेगा। अनटचेबिलिटी मतलब होता है छुआछूत की भावना जो रखते हैं लोग, उसको मिटाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या उस वही सेम चीज़ आ जाती है कि भाई उसमें भी तो इक्वेलिटी चाहिए हमें, तो वो चीज़ भी यहाँ पर आ जाती है कि हमारे पास राइट टू इक्वेलिटी है, कि आप कोई नहीं होते हो हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेट करने वाले, हमारे ऊपर एक्सप्लॉयटेशन करने वाले, ठीक है। तो हमारे पास राइट टू इक्वेलिटी है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि यहाँ पर है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम का क्या मतलब है, राइट टू फ्रीडम का मतलब यहाँ पर हो जाता है फ्रीडम इज अ बेसिक एंड द मोस्ट एसेंशियल ह्यूमन राइट, ठीक है। फ्रीडम तो सबके पास होनी ही चाहिए, फ्रीडम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर ह्यूमन लाइफ, और किसी सिर्फ ह्यूमन लाइफ के लिए नहीं है, वो हर एक चीज़ के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए है, हर एक जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म है जो भी एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में, उनके लिए फ्रीडम क्या होती है, राइट होती है एक, ठीक है। ये बहुत वाइटल एलिमेंट है ऑफ डेमोक्रेसी का, कि भाई अगर डेमोक्रेसी है मतलब फ्रीडम है, फ्रीडम मतलब डेमोक्रेसी नहीं है तो फ्रीडम नहीं है, ठीक है।
फ्रीडम का ही मतलब होता है डेमोक्रेसी, ठीक है। जब भी तो लोग अपने आप अपना लीडर जो है इलेक्ट कर पा रहे हैं, फ्रीली जो है हम घूम पा रहे हैं, इधर से उधर जा पा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है। तो हम अब देख, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बताए गए थे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, हम मतलब स्पीच दे सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी का मतलब यहाँ पे उल्टा सीधा बोलने का मतलब नहीं है, हमारा जो मोटिव है बोलने का वो एकदम सही होना चाहिए, लीगली होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है हमारे पास, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस भी है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी पीसफुली हम क्या करें, शांति से एकदम अपना काम करें, विदाउट एनी आर्म्स। आर्म्स का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, आर्म्स का मतलब होता है वेपन्स, ठीक है। तो विदाउट एनी आर्म्स। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, हम अपनी किसी भी तरीके की एसोसिएशन जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, हम कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं अपनी कंट्री में, कंट्री के बाहर, सॉरी हाँ कंट्री की बात चलिए ना, तो कंट्री में हम कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हम कहीं भी कंट्री में सेटल हो सकते हैं, ये भी हमारे पास फ्रीडम है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, हमारे पास इस चीज़ की भी फ्रीडम है कि हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं, हम किसी भी चीज़ का ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, हम कोई भी ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी का मतलब है लीगली ट्रेड होना चाहिए, वो इलीगल ट्रेड नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास इस चीज़ का फ्रीडम है, ठीक है। बिजनेस हम कर सकते हैं, बढ़िया चीज़ का बिजनेस कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास फ्रीडम है, यानी राइट टू फ्रीडम। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिए हैं, दो टॉपिक्स जो है क्लियर कर लिए हैं। अब आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज थर्ड पॉइंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो लेट्स स्टार्ट। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये क्या कहता है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल आई एंड प्रोटेक्ट हर और हिम अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण करना, यानी किसी को तंग करना, इतना ऑप्रेस करना, ठीक है। तो उसको भी बोला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई हम उसके अगेंस्ट भी हमारे पास राइट है, यानी हम क्या कर सकते हैं, किसी को तंग नहीं कर सकते। अगर कोई हमें तंग करेगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी सजा लिखी है, डिग्निटी दो उस पर्सन को, उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस इंडिविजुअल पर्सन को, फिर चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जेंडर मैटर नहीं करता। एक्सप्लॉयटेशन किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन बोल देता है। अब यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन के भी मैं कुछ पॉइंट्स बताऊं तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिटेट्स यानी मतलब मना करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती है, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी क्या करता है, अबॉलिश करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी क्या है, एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है। इट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेट्स बेगारी और फोर्स्ड लेबर्स। बेगारी क्या होता है, बेगारी यानी बैगर, ठीक है। बेगारी यानी बैगर, बैगर का मतलब होता है यहाँ पर कि भाई हम जैसे क्या है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम एक विलेज का। तो यहाँ पर एक लैंडलॉर्ड है, ओके। तो ये लैंडलॉर्ड है जो कि रिच लैंडलॉर्ड है, जो कि रिच लैंडलॉर्ड है। अब ये जो रिच लैंडलॉर्ड है, इसको अपने लैंड पर कुछ लेबर्स की जरूरत पड़ेगी फार्मिंग के लिए। तो अब ये जो लेबर्स बुलाएगा, ठीक है, मान लो चलो इस लेबर ने क्या है, उसका रेवेन्यू जो है या जो टैक्स है वो पेमेंट नहीं करा, ठीक है, या टैक्स को हटा दो, टैक्स को भूल जाओ। जो लैंडलॉर्ड है, रिच लैंडलॉर्ड है, उसको अपने लेबर की जरूरत चाहिए अपने फील्ड पर काम कराने के लिए। अब वो उससे काम तो करा लेगा, लेकिन उसे पैसे नहीं देगा या किसी भी चीज का एक्सचेंज नहीं देगा, ठीक है, किसी भी चीज का एक्सचेंज नहीं देगा उसके काम के प्रति, ठीक है। जो भी उसने काम करा है उसकी कोई वेजेस नहीं देगा, उसका कुछ मनी नहीं देगा, तो उसको क्या क्या हम कह देते हैं, उसको कह देते हैं हम बैगर, ठीक है। फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बैगर, मतलब काम करवा लेना बिना पैसों के, तो उसको हम बैगर कह देते हैं। ये भी एक तरीके एक्सप्लॉयटेशन में देखा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको भी प्रोहिबिटेट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आ जाता है हमारा फ्रीडम टू रिलीजन। ये तो हमने देख ही लिया है, एक बार और रिलेट कर लेते हैं। फ्रीडम टू रिलीजन, द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म is based on the idea that the state has to be neutral and impartial in the term of religion। यानी एक रिलीजन में क्या होना चाहिए, एक रिलीजन में न्यूट्रल बिहेवियर होना चाहिए सबके प्रति, ठीक है।
अगर मान लो हम क्या कर देते हैं, कोई एक रिलीजन है यहाँ पर, फिर कोई एक दूसरे रिलीजन का पर्सन है, तो हम क्या कर देते हैं, इनमें क्या करना, डिफरेंस क्रिएट स्टार्ट करना कर देते हैं, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, अब उस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, हमने सेक्युलरिज्म का टर्म लाया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन लाए। ठीक है, तो वो हो जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, अब क्या कहते हैं यहाँ पर, सेक्युलरिज्म क्या है, ये आइडिया है किसका, स्टेट का, कि भाई जो इम्पार्शियल टर्म होता है रिलीजन के साथ वो नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल बिहेवियर होना चाहिए, सभी रिलीजन्स के साथ सेम बिहेवियर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू विच ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द स्टेट एंड नो रिलीजन विल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर द अदर्स। ठीक है, पीपल हैव द राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेटेड द रिलीजन दे बिलीव इन। पीपल क्या कर सकते हैं, जिस बिलीव को वो मानते हैं, जिस रिलीजन को वो मानते हैं, उसमें वे बिलीव कर सकते हैं, उनके पास ये राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया फ्रीडम टू रिलीजन। अब हम देखेंगे एजुकेशनल राइट को। एजुकेशनल राइट को देखते हैं अब हम। एजुकेशनल राइट क्या कहता है, एजुकेशनल राइट इज द लेटेस्ट एडिशन इन द लिस्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। ये जो एजुकेशनल राइट है ये नया नया एडिशन हुआ है, यानी लेटेस्ट एडिशन है हमारी लिस्ट में, किसकी, फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, दिस हिस्टोरिक लॉ केम इनटू बीइंग ऑन April 1, 2012, यानी ये इसको जो अनाउंसमेंट करी गई बाय द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि अब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में है एक और चीज़ जो हो रही है, एडिशन हो रही है, जो कि है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन यानी जितने, मतलब सबको पढ़ने लिखने का हक है, सबको एजुकेटेड होने का हक है। एवरी चाइल्ड इन इंडिया, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन December 2010 अकॉर्डिंग टू दिस राइट। ठीक है, इस राइट के अकॉर्डिंग जो है हर एक बच्चा जो है इंडिया का, उसको पढ़ने का हक है। ठीक है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट is the character of 30 articles that establish a common standard of human rights achievements for all peoples and all nations। 30 आर्टिकल, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन यानी जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स की, जो ह्यूमन राइट्स बनाता है, तो उसमें 30 आर्टिकल्स हैं जो कि एक कॉमन स्टैंडर्ड ह्यूमन राइट बनाता है और लोगों को अचीव करने में उनके गोल्स जो है, उनके नेशन जो है, उनके नोशन जो है, एक एबल बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, राइट टू एजुकेशन को, जो कि कल्चर एंड एजुकेशन में आ जाता है। तो उसको हम देखते हैं क्या है ये। द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रोवाइडेड कल्चर एंड एजुकेशन राइट टू द माइनॉरिटीज़। मैंने क्या बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जिन जिन का हाथ है, उन्होंने क्या करा है, जो वीकर सेक्शन है या जो माइनॉरिटीज़ हैं, यानी जिनकी अल्पसंख्या वाले लोगों को क्या करा गया है, उनको प्रोवाइड कराया गया है कल्चर और एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। एनी माइनर सेक्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज़ द राइट टू कंजर्व देयर स्क्रिप्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर। स्क्रिप्ट जैसे होती है, मतलब देखो, जो भी माइनर सेक्शन है, जैसे इंडिया में अगर कोई भी पॉपुलेशन है जो कि माइनर सेक्शन की है, तो उनके पास राइट है, वो अपने लैंग्वेज को कंजर्व करके रख सकते हैं, अपने कल्चर को कंजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, तो उनके पास ये राइट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फंडेड बाय द गवर्नमेंट शैल नॉट बी डिनाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रीजन और लैंग्वेज। यानी इन चीज़ के बेसिस पर इनको कभी भी, यानी गवर्नमेंट डिनाइड नहीं करेगी या नहीं कर सकती। ठीक है, इनके पास राइट है एजुकेशन का, तो ये राइट टू एजुकेशन करते हैं, अपना कंटिन्यू एजुकेशन करते हैं। एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज़ द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इट्स चॉइस। जितने भी सेक्शन है सोसाइटी के, उनके पास राइट है अपने खुद का एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का, अपनी खुद की चॉइस से। ओके, तो आई होप आपको फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्लियर हो गए हों। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल राइट्स एज अ ह्यूमन राइट। फंडामेंटल राइट को ह्यूमन राइट के उसको पर्सपेक्टिव से कैसे माना गया है, अब हम वो देखेंगे। ह्यूमन राइट इंक्लूड द राइट ऑफ द लाइफ एंड लिबर्टी, यानी राइट टू लाइफ, हमें जीने का अधिकार है, हमें लिबर्टी यानी फ्रीडम,
ठीक है। फ्रीडम का अधिकार है, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। स्लेवरी क्या होता है? स्लेवरी जैसे कि नौकर का काम होता है, स्लेव्स, ठीक है, तो उससे हमें फ्रीडम है, यानी हम स्लेव का काम नहीं करेंगे, ठीक है। एंड टॉर्चर, टॉर्चर से ये बिल्कुल फ्रीडम है, हम किसी भी तरीके का टॉर्चर, इन्हें टॉर्चर नहीं दे सकते। ह्यूमन राइट्स में जो भी राइट्स आते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, ये तो पहले ही बता दिया है। द राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, ये सब जो हम पढ़कर आए हैं ऊपर, ये सारे वही हैं। ह्यूमन राइट्स वही होते हैं, फंडामेंटल राइट्स को एज अ ह्यूमन राइट ही बोला जाता है, ठीक है। तो एवरीवन इज एंटाइल्ड टू दीज राइट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसको खत्म करते हैं अब। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ यही होती हैं कि हम क्या करें, अपने नेशनल फ्लैग के प्रति और अपने नेशनल एंथम के प्रति रिस्पेक्ट शो करें, रिस्पेक्ट दिखाएं, ठीक है। और जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने स्ट्रगल करा फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, तो उनसे हम कुछ इंस्पायर्ड हों, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी हम क्या करें, अपनी सोवर्निटी को प्रोटेक्ट करें, अपनी कंट्री की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करें। तो यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर फिनिश हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।